जय हिंद बच्चों। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आप ऐसा कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स टू द सेट ऑफ नंबर्स. Numbers might be a real number or imaginary number, so you can take it overall as complex number. So f is a function from m to k, where m is a set of square matrices or k is a set of numbers, may be complex or real. So or another way, it says that determinant is a number associated with a square matrix. Now the thing is which number and how to find that number. उस नंबर को हम कैसे प्राप्त करें, कौन सा नंबर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, the element inside the square matrix is itself the determinant. और 1 by 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है वही उस मैट्रिक्स का नंबर होता है, यानी कि वही उसका डिटर्मिनेंट होता है. डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स ऑलवेज expressed with a square bracket, but determinant is always expressed with a straight line modulus like symbol. So determinant of A may be represented like this or this or this. Delta is the symbol of it. So in simple way, first we go through this method, then we'll introduce to some better method later. Now first of all we go through this. तो यहाँ पर आप लोग जब एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं तो इस तरह से आपको ये क्रॉस करना होता है. फर्स्ट क्रॉस डायगोनल एलिमेंट के along and then the second cross. So your answer for evaluation of this determinant is a11 a22 minus a12 a21, a11 a22 माइनस a12 a21. इस तरह से आप एक स्क्वायर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते हैं. ये नंबर इस डिटर्मिनेंट के साथ अटैच्ड एसोसिएटेड है. तो ये 2x2 मैट्रिक्स की बात थी. 1x1 मैट्रिक्स हो गया. अब बारी है 3x3 मैट्रिक्स की. तो 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का एवेल्यूएशन हम इस प्रकार से करते हैं. एक ये 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास है. यहाँ पर हम इसे या तो फर्स्ट रो के अलोंग या सेकेंड रो के अलोंग या थर्ड रो के अलोंग या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं. तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने का जो है वो 6 तरीके हैं. तो हम उनमें से एक तरीका अभी समझते हैं और उसी प्रकार से बाकी 6 तरीके भी हम लोग अप्लाई करेंगे. जैसे कि यहाँ पर A11 एक मैट्रिक्स है. A11 ये फर्स्ट एलिमेंट है. तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है. तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप कवर कर लेंगे. जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उनको लेकर के एक 2x2 डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन करेंगे और उस डिटर्मिनेंट का एवेल्यूशन उसी प्रकार से होगा जैसे अभी हमने यहाँ पर 2x2 का एवेल्यूशन देखा था. A22 A33 माइनस A23 A32. यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन का जो साइन होगा दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पोजीशन अगेन. -1 रेज टू द पावर 1 + 1. 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 है, इसलिए 1 + 1. मतलब AIJ के साथ का जो साइन होगा वो -1 रेज टू द पावर I + J होगा. तो हम यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं. A12 के लिए हमारे पास उसका कोफैक्टर लिखना है. तो -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इनटू द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. यहाँ पर ये 1 2 का जो पोजीशन है फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और सेकंड कॉलम में. तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को कवर करने के बाद जो एलिमेंट्स बच जा रहे हैं यानी कि A21 A31 A23 एंड A33, इसको लेकर के एक डिटर्मिनेंट बनाया जा रहा है. उसको एवेलुएट करके फिर वो जो आंसर आ रहा है उसको आप A12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फिर उसका मल्टीप्लिकेशन -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 के साथ होगा. और यही काम आपको थर्ड एलिमेंट के साथ भी करना है, यानी कि A13 के साथ भी करना है
तो A13 का पोजीशन आप देख सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कवर करने के बाद जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और इनका एवेल्यूशन फिर से हमें 2x2 मैट्रिक्स की तरह करना होगा। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है A11 इंटू -1 प्लस 1 बिकम्स प्लस, so A11 into A22 into A33 minus A23 into A32, and this -1 3 is negative, so A12 into A21 into A33 minus A23 into A31, and then plus A13 into A2132 minus A31 A22। तो यहाँ इस प्रकार से आपने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन देखा, और इवेंचुअली आप इसके साइन को थोड़ा गौर से अगर देखें तो फर्स्ट रो में आपका साइन बन रहा है प्लस -1/3 दैट इज़ नेगेटिव, -1/4 दैट इज़ पॉजिटिव। अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में जो ये इस एलिमेंट का पोजीशन है 2 1, that means -1/3 that gives you negative, and -1/4 that gives you negative for A22. For A23 it -1/4 gives you positive value. For A23 it is negative again, -1/5, and then -1/4 positive again, -1/3 plus 2 5 negative again, and -1/3 plus 3 6 positive again. So आप ये देख सकते हैं, you can see this, the sign of the cofactors changes like for a 3x3 matrix, plus minus plus, again along this column plus minus plus, alternately plus minus, ये साइन चेंज हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप डायरेक्टली इस साइन को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग। आप इसको यूज़ करने के बदले में डायरेक्टली ये साइन यूज़ कर सकते हैं, और 6 तरीके में से कोई भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 6 के 6 तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पर एक रूल हमें फॉलो करना होता है, इसे डिटर्मिनेंट को उस रो या कॉलम से हम एक्सपैंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो हों, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम एक डिटर्मिनेंट को एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है, n/n ऑर्डर का, उसे हमने k से मल्टीप्लाई किया। तो k से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है कि एक मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हर एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होने के कारण जो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए नए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, जहाँ पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैंने फर्स्ट रो को सपोज k से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को भी किया, थर्ड को भी किया, तो एक जो इवैल्यूएशन है डिटर्मिनेंट का, इसमें यहाँ भी k आएगा, यहाँ k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये k⁻³ हो जाएगा। तो बिकॉज ये 3/3 मैट्रिक्स था इसलिए k³ आ रहा है। अगर 2/2 मैट्रिक्स होगा तो k स्क्वायर आएगा, अगर 4/4 मैट्रिक्स होगा तो k⁻⁴ आएगा। तो दैट्स वाई अगर एक मैट्रिक्स को आप k से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते हैं और एक उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को k⁻n से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आपका सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अब हम एक एक्सपेंशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट हमें एवेलुएट करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 है, इसके बाद आप देख सकते हैं 0 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर है, एंड देन सेकेंड एलिमेंट के कोफैक्टर का साइन नेगेटिव होगा, तो बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर एक्सपैंड करते हैं। -1 साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा का जो पोजीशन है
ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, सेकंड कॉलम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, और बचे हुए एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो माइनस साइन अल्फा इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा इज़ साइन बीटा कॉस अल्फा। तो इस प्रकार से ये लिखा गया है। अब आ जाइए A13, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो बच रहा है इसे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इट इज़ माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा एंड ज़ीरो। सो ये आपका रिजल्ट आता है। इसे इवेलुएट करने के बाद आपके पास फाइनली बचता है ज़ीरो इंटू साइन स्क्वायर बीटा दैट इज़ ज़ीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इट कैन गेट कैंसल एंड फाइनल आंसर इज़ ज़ीरो। तो बच्चों अभी हमने एक प्रोसेस सीखा कि एक डिटर्मिनेंट को कैसे इवेलुएट किया जाए, एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे इवेलुएट किया जाए। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे कि एक डिटर्मिनेंट में हम किस किस तरह की चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में सेम वैल्यू देंगे। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर है और यहाँ पर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं हम लोग अलोंग द फर्स्ट रो, तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करने के बाद इनको कवर करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं इनका प्रोडक्ट आ रहा है A22 A33 माइनस A23 A31 A32। इसी तरह से इस सेकेंड डिटर्मिनेंट को हम C1 के अलोंग एक्सपैंड करें तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 दैट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। आप देख सकते हैं इसका कोफैक्टर में कोई चेंज नहीं आया है। उसी तरह से यहाँ फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को अगर हम लेते हैं A12 को तो साइन इसका नेगेटिव होगा, और ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को कवर करने के बाद हमें मिलेगा जो ये एलिमेंट आ रहा है A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम है, और यही चीज़ आपके पास इस एलिमेंट का भी कोफैक्टर माइनस नहीं आएगा, और इस एलिमेंट को भी आप इसके पोजीशन वाले रो एंड कॉलम को कवर करके A21 A33 और A31 A23 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर टू रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर लिया जाए तो उनका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे, और इसमें हमने क्या किया है कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर लिया है, तो इनका साइन जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। उसका एक कारण आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर इस पोजीशन में इसके कोफैक्टर्स का साइन देखा जाए तो ये प्लस माइनस प्लस है, और जबकि यहाँ पर इनके कोफैक्टर्स का साइन देखा जाए तो माइनस प्लस और माइनस है। तो अगर हम इसे C2 के अलोंग एक्सपैंड करें और इसे C1 के अलोंग एक्सपैंड करें तो आप देख सकते हैं कि इसके कोफैक्टर्स के साइन इनके ठीक अपोजिट हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, लेकिन इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम आएंगे, साइन अपोजिट होगा, इसीलिए ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो भी नेगेटिव हो जाएगी या उसका साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल दैट मीन्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स ज़ीरो। तो बच्चों हम यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट कंसिडर कर रहे हैं ABC 1 2 3 1 2 3। इसका आप देख पा रहे हैं कि R2 और R3 आइडेंटिकल है। तो अभी अभी हमने ये जो प्रॉपर्टी सीखा है इसके आधार पर अगर हम R2 R3 को इंटरचेंज कर दें तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, बिकॉज ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है और ये
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये अभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है बट विथ नेगेटिव साइन। दैट मीन्स इस इक्वेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट हमारे पास आता है। तो इससे कंक्लूजन हुआ कि कोई भी दो रो या दो कॉलम से एक डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल है तो वो डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए इस डिटर्मिनेंट को कंसिडर करें ABC 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास इसमें हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और बाकी एलिमेंट्स इसके एग्जैक्टली सेम हैं। अब हम इस सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो आपके पास आ रहा है 2a इंटू 6 2 12। 2a के कोफैक्टर्स इस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं 6 2 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 है। 2b के कोफैक्टर्स पहले तो इसका साइन सेकेंड पोजीशन 1 2 है तो नेगेटिव साइन आएगा एंड देन इसको कवर करके हम देखते हैं 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 आ रहा और 2c के कोफैक्टर्स 5 माइनस 8 आ रहे हैं और इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है। अब यहाँ पर इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करके देखते हैं तो आपके पास a के कोफैक्टर्स जो आएंगे पॉजिटिव साइन के साथ जो आपके पास आएगा 6 2 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 यहाँ पर मौजूद है। सेकेंड टर्म b का जो कोफैक्टर आएगा तो माइनस b इंटू 6 माइनस 12 आएगा। c का जो कोफैक्टर आएगा दैट इज़ 5 माइनस 8। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतनी है और यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इस पूरे वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो दैट मीन्स अगर किसी रो या कॉलम से को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर किसी एक डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स या मोर टर्म्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो उस डिटर्मिनेंट को आप सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास इस प्रकार से दिए गए हैं तो इसमें आप देख रहे हैं R1 के सारे एलिमेंट्स एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स हैं तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। और आप देख रहे हैं कि पहले रो को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है और इस तरह से लिखा गया है। तो अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो आप देख सकते हैं a1 प्लस लैम्डा 1 का कोफिशिएंट जो बन रहा है हमारे पास वो उसी तरीके से b2 c3 माइनस c2 b3 बन रहा है। और इसे इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग आप एक्सपैंड करेंगे तो a1 का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर b2 इंटू c3 एंड c2 इंटू b3 बन रहा है, b2 c3 माइनस c2 b3। यही चीज़ यहाँ पर लैम्डा 1 का कोफिशिएंट अगर हम निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं लैम्डा 1 का कोफिशिएंट भी सेम है b2 c3 माइनस b3 c2। तो और इन दोनों टर्म्स में से अगर आप देखें तो ये कॉमन लेने के बाद वापस आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यही चीज़ हर एक एलिमेंट के साथ होगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि आप इस डिटर्मिनेंट को एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक रो में आप k टाइम्स ऑफ अनदर रो जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का k टाइम्स ऐड हो जाएगा या किसी भी कॉलम में आप दूसरे कॉलम का k टाइम्स ऐड कर सकते हैं। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहीं से कोई चेंज डिटर्मिनेंट की वैल्यू में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है a1 a2 b1 b2 c3 c1 c2 c3। यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं r1 चेंजेस टू r1 प्लस k टाइम्स r2। फर्स्ट रो में हमने सेकेंड रो का k टाइम्स ऐड कर दिया तो a1 प्लस के b1 a2 प्लस के b2 और a3 प्लस के b3 हो रहा है। अब हम अभी जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम यहाँ पर फर्स्ट रो हमारा एज ए सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है तो हम इसे 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने इसे 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। और इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर
एक डिटर्मिनेंट के दो रोज प्रोपोर्शनल हैं तो वो डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। तो आप देख पाएंगे कि ये और ये दोनों रो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास सिर्फ यही डिटर्मिनेंट बचेगा जिससे आपने स्टार्ट किया था। तो ये प्रूव होता है बच्चों कि ये डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इन प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझिए और एक्सपेंशन को समझिए। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।